अगस्त में फिर इधर एक ग्रहण होगा, 15 दिन के भीतर दूसरा ग्रहण हो जाएगा। तो क्या ज्योतिष के लिए ये बहुत बड़ी घटना होती है क्या? यहाँ पर आपका जो 12 अगस्त को जो ग्रहण पड़ रहा है कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में, तो ये क्रूरता को और बढ़ाएगा। तो जो मेडिकल जगत है उनके लिए कोई बड़ी आपदा आने वाली है। तो क्या फिर से वो टाइम आ गया है कि इकोनॉमिकली हम वीक हो जाएंगे, सरकारें बदलना शुरू हो जाएंगी, ऐसा वापस होगा भारत में? तो ये जो अस्थिरता है ये एक बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस के रूप में उभरेगी। हम जो 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन था उसी की तरह इस पैटर्न को हम रिपीट होते हुए देख रहे हैं। सबसे पहला जो बबल फूटेगा इकोनॉमिकल क्राइसिस का वो यूएस में फूटेगा कि मोदी जी मई जून 2027 आते आते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन होगी। उत्तराखंड को लेके भी हमने स्थिरता बताई है कि जो धामी जी हैं उनका फेस बदल दिया जाएगा। इनके पास भी कैश है, 500 का नोट है, जाकर ईमानदारी से बैंक में जमा करने शुरू कर दो या कहीं पे लगाने शुरू कर दो, क्योंकि अब वो समय आ रहा है जब पुरानी मुद्रा है वो आपकी एक निश्चित समय तक ही वैध या वैलिड रहने वाली है। जो लोग इस टाइम जहाँ पर जॉब में है स्थिति यहाँ ठीक नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो बॉस से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करते रहो। ज़्यादा नाराज़ होगे तो कहेगा नमस्ते। ज्योतिष ऐसा कुछ देख पा रहा है कि जो बंगाल में हुआ वो पंजाब में भी होगा? भगवंत मान या जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। क्या स्थिति ऐसी भी बन रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए? चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ जाना आने वाले टाइम में आप देखेंगे। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे डेफिनेटली, ये फिर से निकलेगा। पीओके एंड बलूचिस्तान वाला पार्ट होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इस बार जबरदस्त तरीके से होगा। सोना चांदी हम ये मान के चलते हैं कि उस पर कभी खतरा रहता नहीं और बढ़ता ही रहता है, पर कितना बढ़ने वाला है इस समय में? तो ईयर एंड तक वापस वही। कोई तारीख या महीना हमें पता चल सकता है जिसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना है? आई थिंक अगस्त के बाद आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आगे अमेरिका का प्रेसिडेंट वो भी ऐसे ही सनकी तो कोई नहीं होगा डोनाल्ड ट्रम्प की तरह? यूनाइटेड स्टेट को एक फीमेल प्रेसिडेंट मिलेगा 2028 के इलेक्शन में, और ये डेमोक्रेटिक से है और इनको निक नेम एओसी के नाम से पूरा यूएस जानता है और बहुत अच्छा काम कर भी रही है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। जुलाई के महीने में ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। आधा साल बीत चुका है, 2026 का आधा साल अभी बाकी है। तो जो बचा हुआ 2026 है इसमें ग्रह क्या कह रहे हैं, दुनिया किधर को जाएगी, भारत का भविष्य क्या रहने वाला है, इन सारी बातों के ऊपर आज हमने चर्चा की है प्रसिद्ध ज्योतिषी अंकित अग्निहोत्री जी से। अंकित अग्निहोत्री जी को आपने चिंतामणि पर पहले भी सुना है, देखा है। वो बाबा नीम करौली के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भारतीय विद्या भवन से बाकायदा ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण की है और गोल्ड मेडल वहां से प्राप्त किया है। के.एन. राव सर के शिष्य वो रह चुके हैं। बहुत सटीक भविष्यवाणी हमेशा उनकी रहती है। तो आज बचे हुए 2026 को लेके उनका जो आकलन है वो रहने वाला है आपके सामने। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस पॉडकास्ट की। आगे बढ़ने के पहले ये रिक्वेस्ट तो मैं कर ही दूं कि प्लीज चैनल आपने सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो आप चिंतामणि विद एसकेटी को कीजिए सब्सक्राइब। और अब करते हैं स्वागत अंकित अग्निहोत्री जी का। बहुत स्वागत है अंकित जी आपका। आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और आपके जितने दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। और हमेशा पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ नीम करौली बाबा की जय जयकार हो। तो जितने लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर नीम करौली बाबा की जय जयकार करें। अब शुरू करते हैं। जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये बहुत नॉर्मल सी एक घटना है अगर हम खगोलीय विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो। लेकिन क्या एक वर्ष में 4 ग्रहण अगर पड़ रहे हैं और वो भी 15 दिन के भीतर, अब जैसे अगस्त में फिर इधर एक ग्रहण होगा, 15 दिन के भीतर दूसरा ग्रहण हो जाएगा, तो क्या ज्योतिष के लिए ये बहुत बड़ी घटना होती है क्या? बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष में खासकर जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं तो एक
पक्ष में या 15 दिन में 2 ग्रहण पड़ने का मतलब होता है राजा का विनाश, अंत, महामारी या रक्तपात होना। ये एकदम क्लियर लिखा, और ये हमने नहीं लिखा है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी पराशर जी के थ्रू आ रही है और सब जगह क्लासिकल बुक्स में इसका रेफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए 2 ग्रहण पड़ना तो शुभ नहीं मानेंगे हम। यहाँ पर आपका जो 12 अगस्त को जो ग्रहण पड़ रहा है कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में। कर्क राशि क्या है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में? ओवरऑल भी कर्क राशि क्या है? आपकी सोच को दिखाती है, चौथा भाव है काल पुरुष की कुंडली में, तो और जनता को दिखाती है। तो जनता की जो सोच है या जो मानसिक स्थिति वो पीड़ित होने वाली है। ठीक है, पहला ये कर्क राशि पीड़ित होगी। दूसरा आश्लेषा नक्षत्र क्रूर नक्षत्र है। जितनी आपकी क्रूर एक्टिविटीज़ होती है, तंत्र करना, मंत्र करना, इनफैक्ट तो उसमें जैसे वर्ड यूज हत्या के लिए इसको करना, जितनी क्रूरतम चीज़ें होती हैं आश्लेषा नक्षत्र में की जाती है। तो एक क्रूर नक्षत्र में पड़ना तो ये क्रूरता को और बढ़ाएगा। दूसरा फिर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण का पड़ना। चंद्र ग्रहण कहाँ पड़ रहा है? कुंभ राशि में पड़ रहा है और शतभिषा नक्षत्र में पड़ रहा है। शतभिषा क्या है? इसको अगर हम करें 100 चिकित्सक यानी कि 100 हीलर, यहाँ पर ही ग्रहण पड़ रहा है। तो जो मेडिकल जगत है उनके लिए कोई बड़ी आपदा आने वाली है। मेडिकल जगत कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जिसका वो सामना ना कर पाए या जिसके लिए वो तैयार ना हो। तो इसको मैं अगर लिंक करता हूँ, मैं 2020 जैसी कंडीशन देखता हूँ कि जो पैंडेमिक जैसी कंडीशन है जहाँ पर आपके डॉक्टर ही पीड़ित हो जाएं, जो हीलर है उसी पर ग्रहण लग गया, यानी कि वो अब इतना सक्षम नहीं रहा है कि आपकी कोई हेल्प कर सके। कोविड और टाइम 2020 में भी 4 ग्रहण पड़े थे। 4 ग्रहण पड़े थे। ये प्रिडिक्शन आप कैसे करते हैं? ओवरऑल जो चल रहा है आपका पैटर्न मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो एक आपके सिनेरियो को दिखाता है। इन सब को जब आप मैच करते हैं डेटा साइंस की तरह, फिर आप पुराने इवेंट्स के साथ मैच करते हैं कि 30 साल पहले, 60 साल पहले जब ये हुए थे तो कहाँ कहाँ पर क्या करेक्शन हुई थी, फिर उसको आप देश काल पात्र के अकॉर्डिंग आज की सिनेरियो में लगाते हैं। तो फिर आप एक बोलते हैं ना कि ये तो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई, तो आपको एक पिक्चर दिखनी शुरू हो जाती है। और इस पिक्चर को दिखाने में जो के.एन. राव सर भी कहते हैं कि आप पर कुछ भगवत कृपा भी होनी चाहिए कि जो चीज़ें, और हर एस्ट्रोलॉजर जब कुछ करता है तो उसकी एक गट फीलिंग आती है जब वो लिख रहा होता है, कर रहा होता है, मेरा मानना ये तो होगा ही। तो ये मेरा मानना है कि जब अपनी पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ सबसे पहले आपको काम करना है, और जब आप आंख बंद करके एस्ट्रोलॉजी में मनन करते हैं, चिंतन बिल्कुल नहीं करना, मनन, तो आपको बिल्कुल वैसे ही पिक्चर दिखती है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं किसी टीवी हॉल में। और इसके लिए ज्ञान प्लस आप पर गुरुओं की कृपा प्लस देखिए नारायण और भगवत कृपा होना जरूरी है। तीनों मिलेंगी तभी प्रेडिक्शन सही होती है। ठीक बात, और मैं इस बात को फील भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे जब वो भविष्यवाणी लिखने बैठते थे तो कई बार ऐसा होता था कि 4 दिन 5 दिन तक वो लिखते ही नहीं थे। रोज योजना बनाते थे लेकिन लिखते नहीं थे। और जब उनसे पूछो तो वो यही कहते थे कि जिस वक्त कोई ज्योतिषी कोई भविष्य की बात लिख रहा होता है तो कलम पे सरस्वती का वास जरूरी है। बिल्कुल। तो वो शायद जो आपने कहा गट फीलिंग या आपकी इंट्यूशन बताती है, तो वो एस्ट्रोलॉजर को शायद ये मालूम होता है कि वो आज तिथि है या नहीं है, उसी में बैठ के फिर आप लोग भविष्य फल बताते हैं। प्लस वो इतना ज़्यादा उनको फील कर लेता है उन प्लैनेट्स को, यानी एक जर्नी को वो मनन करता है कि ये जब चीज़ें चल रही हैं। और मुझे लगता है कि हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ ही होता होगा कि उसको पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब ये उसके ऊपर है कि उसको प्रेजेंट किस वे में करता है। कुछ लोग ज़्यादा बढ़ाकर बता सकते हैं, और वैसे जो पुराना पैटर्न है वो तो मैं उसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ, लोग बहुत ज़्यादा बताते नहीं है नेगेटिव। लेकिन हमें लगता है कि देश काल पात्र के अकॉर्डिंग अगर कुछ खराब होना है या दिख रहा है तो हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तूफान और ज्ञान वही है जो आपको सतर्क कर सके, सावधान कर सके और किसी बड़े संकट से बचा सके। तो क्या बड़ा संकट भारत के ऊपर भी आने वाला है? मैं ये समझना चाहती हूँ क्योंकि आपने कहा कि आज के 30 साल पहले जब सोमवती अमावस्या भी थी, पुरुषोत्तम मास भी था और शनि मीन राशि में था। मीन राशि में था। तो उस वक्त आपने कहा कि सरकारें बदल रही थी, तो क्या फिर से वो टाइम आ गया है कि इकोनॉमिकली हम वीक हो जाएंगे, सरकारें बदलना शुरू हो जाएंगी, ऐसा वापस होगा भारत में? जी, इसको मैं बिल्कुल लिंक कर देता हूँ उसी पैटर्न के साथ। देवेगौड़ा गवर्नमेंट का आना, गुजराल गवर्नमेंट का आना और जो वाजपेयी गवर्नमेंट का 13 दिन में चले जाना, मतलब 1-2-3 साल में 2-3 गवर्नमेंट आई चली गई और बड़ी स्थिरता का माहौल था। आई थिंक ये स्थिरता मुझे लगता है 99 तक रही थी। ठीक हाँ। है, फिर उसके बाद फिर अटल जी ने वो 2004 तक उसको कंटिन्यू किया था। तो ये जो स्थिरता है ये एक बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस के रूप में उभरेगी। और मुझे लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो समझदार और बार बार सचेत भी कर रहे हैं लोगों को। तो ये जो दुनिया है या जो ये देश है,
मैं कहूँगा ओवरऑल हम जो 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन था उसी की तरह इस पैटर्न को हम होते हुए रिपीट होते हुए देख रहे हैं। वहाँ पर भी सैटर्न बृहस्पति की धनु राशि को प्रभावित कर रहा था ट्रांजिट में, और यहाँ पर भी मीन राशि को प्रभावित कर रहा है सैटर्न। बैंकिंग सिस्टम हो, फाइनेंसेस हो आपके, ये सब आपके जुपिटर के साथ गवर्न होते हैं। और शनि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाता है। शनि जो वास्तविक स्थिति आपकी इकोनॉमी की उसको ऊपर लेके आता है। तो भी कई बड़े बबल्स इकोनॉमी के फूटने हैं, और शायद जब तक वो नहीं फूटता तब तक तो हम फिर भी संभले। बट सबसे पहला जो बबल फूटेगा इकोनॉमिकल क्राइसिस का, वो यूएस में फूटेगा। जो वहाँ पर शेयर मार्केट या इकोनॉमी को आर्टिफिशियल तरीके से पंप किया जा रहा है, आई थिंक वो ज़्यादा दिन तक पंप कर नहीं पाएंगे। और एक बार वहाँ पर अगर ये बबल फूटा तो पूरा देश, दुनिया, विश्व उससे बच नहीं पाएगा। क्रूड ऑयल में ऑलरेडी मिडिल ईस्ट की वजह से परेशान है ही, और इस तरीके से ये दूसरा इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगा तो ये देश दुनिया के लिए एक बड़ी खतरनाक स्थिति को निर्माण करेगा। अब देखिए उसमें कई बार जनता आक्रोशित भी होती है। जनता बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा मुद्दे समझती नहीं। जब आप उन पर बहुत ज़्यादा नियम कायदे लगाते हैं तो कई बार उग्र जनता सड़कों पर भी उतर आती है, नेतृत्व परिवर्तन की मांग करती है। तो मुझे ये जो हम बैठे हैं 15 मई को वाली जो ट्रांजिशन के बाद हम बात कर रहे हैं, तो मेरी एक बहुत पुरानी प्रेडिक्शन हो, मैं बार बार आप ही के यहाँ की थी तो आप ही के यहाँ कोट करता हूँ, दिसंबर 2024 की, कि मोदी जी मई 2027 आते आते, मई जून 2027 आते आते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। देश में ऐसी स्थितियां बनेंगी, पार्टी के भीतर ऐसी स्थितियां बनेंगी, और शायद कुछ नया मैसेज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, या जो भी कारण है, नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये एक सरकार में आपको दिखेगा, और ये स्थिरता यही है कि सरकार बड़ी स्थिर रहेगी, बड़ा यहाँ पर उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अगले 1 साल तक। उसका अंत परिणाम या एंड रिजल्ट क्या होगा? मोदी जी का नेतृत्व परिवर्तन होना, और किसी नए व्यक्ति का, जो कि मैं कहता ही रहता हूँ, योगी आदित्यनाथ का आना। तो उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन होगी, यानी कि चुनाव होते हैं, योगी जी मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, और 2-3 महीने बाद दिल्ली बुलाए जा सकते हैं। उधर मोदी जी आपके हटाए जा सकते हैं। मोदी जी राष्ट्रपति के भी चुनाव होने, उस तरफ मूव कर सकते हैं। उत्तराखंड को लेके भी हमने स्थिरता बताई है कि जो धामी जी हैं उनका फेस बदल दिया जाएगा, चाहे वो चुनाव से पहले, चाहे चुनाव के 2-3 महीने बाद, जो भारतीय जनता पार्टी देखे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में सूर्य की अंतर्दशा, तो कई चेहरे बदलेंगे यहाँ पर अब। और ये बदलता हुआ जो परिवेश है, ये पूरी जो सरकारें हैं उनमें बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन है, वो आप अगले 1 साल में हर स्टेट में, चाहे आपका हमने जो प्रेडिक्शन की है राजस्थान को लेके, वहाँ नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। और मैं आपके यहाँ से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, राजस्थान का हमने प्रेडिक्शन किया, एक हम कर्नाटका का हम कर चुके हैं, तो ऑलरेडी नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है, मैंने बहुत पहले की थी। एक उड़ीसा, ये 2 जगह आप नेतृत्व परिवर्तन देखेंगे। तो काफ़ी यहाँ पर सरकारें हैं बदलती हुई दिखेंगी, उनका जो व्यक्तित्व है या चेहरा है वो बदलता हुआ, उनकी नीतियाँ बदलती हुई दिखेंगी। और ये बड़ी विषम परिस्थितियों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत आरामदायक स्थितियों में चीज़ें बदली जा रही है। ये समय की मांग होगी, और शायद जनता को मैसेज देना होगा कि हम उस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्थिति इस टाइम चल रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे जॉब को लेके हो। देखिए यूएस एक ऐसी कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा आईटी, एआई, इन सेक्टर्स में लोग वहाँ पर जाके काम करते हैं। धीमे धीमे ट्रम्प वीज़ा वाले जो कॉन्सेप्ट उनको इतना कठिन करते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में वो कुछ नया कुछ लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जॉब को लेके भी क्राइसिस आना, तो हमें करना क्या चाहिए? अब मैं क्राइसिस तो बता रहा हूँ, हमें करना क्या चाहिए? तो जो लोग इस टाइम जहाँ पर जॉब में है, मेरा उनको अनुरोध है, सर झुका के, हेड डाउन करके कम से कम 1 साल काम करें। स्थितियाँ ठीक नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो बॉस से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करते रहो। ज़्यादा नाराज़ होगे तो कहेगा नमस्ते। तो ये जो कॉस्ट कटिंग की मार ना पड़े तो अपना काम बढ़ा लो। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा था, जो ये वर्ष है गुरु के साथ गवर्न हुआ था, राजा थे गुरु इस वर्ष के, ज्ञान को अपडेट करना पड़ेगा आपको। और भारत में भी मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु क्या है आपका? जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एआई हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, ये सब राहु के साथ गवर्न है। मंगल की महादशा को अगर हम देखें तो मंगल क्या है? राहु के ही नक्षत्र में बैठा है, आद्रा में। तो ये सब आपके डिजिटलीकरण की तरफ हम जा रहे हैं। और जो लोग अभी जो पुरातन पद्धति को अपना रहे हैं अपने काम में,
ये सब राहु हटा देगा। राहु क्या है, जैसे भारत में शुक्र में राहु की दशा आई 1991 में, राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए। तो जिसको अपनी जॉब बचानी थी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, उसको कंप्यूटर सीखना ही पड़ा। भाई फाइलें नहीं चलेंगी, आपको एक्सेल शीट में डेटा सेव करना पड़ेगा। तो अब जो समय है परिवर्तन का समय है, एआई में आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप क्या कहते हैं क्लर्क हो और चाहे आप डेटा साइंटिस्ट हो। आपको ऐसे यूज़र या ऐसे प्रोफेशनल उसको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। ज्ञान के मामले में जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मुझे लगता है यहाँ से उसके जीवन में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ये एक बिल्कुल अब नए युग की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें वर्चुअल होंगी। बैंकिंग सिस्टम 2028 तक आते आते आपके वर्चुअल मोड में जा चुके होंगे। बहुत ज़्यादा जो हम जमा निकासी करते हैं ये लगभग बंद हो चुकी होंगी। या आप देखेंगी जो हम 500 के नोट, 1000 के नोट, 3 लाख कैश चाहिए बैंक पहुंच गए, सिस्टम होंगे ही नहीं। सारा जो काम होगा वर्चुअल डिजिटल होगा, और ये मार्च 2028 तक आप आते आते देख लेंगे। कैसे संभव है वर्चुअल और डिजिटल? अगर हम सारी करेंसी कर देंगे तो कभी तो ऐसा होता है ना कि काम नहीं कर रहा इंटरनेट, बहुत बार होता है। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स के साथ भी हुआ होगा कि उस समय या तो उस बैंक की साइट डाउन है, बैंक की साइट डाउन आप है, यूपीआई अगर करना चाह रहे हैं तो वो बोल देता है, बार बार रिजेक्ट हो जाता है, या आप अगर कार्ड लेकर के गए हैं तो सामने वाले का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जेब में कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और मुझे लगता है कि ये इतनी कठिन स्थिति नहीं है। जब 8 नवंबर 2016 को 8 बजे मोदी जी ने मित्रों कहा था, तब तो कल्पना भी करना पड़े था कि ये तो कैसे होगा। तो मोदी जी ने कहा था हम करके दिखाएंगे। आज हम इस स्थिति में हैं, 99% वो चीज़ यूपीआई आपकी काम करती है, 1-2% की बात अलग आपको। और मुझे लगता है कि अब लोगों ने कैश रखना बंद भी कर दिया है। 10 रुपए की धनिया लेनी है तो यूपीआई कर दिया, खुले का चक्कर ही खत्म। 5 रुपए के गोलगप्पे खाने हैं उसके लिए यूपीआई कर दिया। तो हम अब तो काफ़ी विकसित अवस्था में, बट मैं इसको ये कहूँगा जैसे राहु है, डिजिटलीकरण तो कराएगा, लेकिन इसको और एडवांस लेवल में हमारा जो इंटरनेट है, जो भी हमारी चीज़ें इनको और एडवांस करेगा, और कोई ना कोई और ऐसे ऑप्शंस करेगा जो ऑफलाइन मोड में भी किसी वे में काम करे। कुछ ना कुछ तो करेगी। इंटरनल जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल पार्ट है, बट ऐसा हो जाएगा। और ये मई 2028 तक मैंने आते आते बोला है। और ख़ासकर आप आजकल देख भी रहे, मैंने तो खैर सितंबर 2025 में बोल दिया था कि जिनके पास भी कैश है, 500 का नोट है, जाकर ईमानदारी से बैंक में जमा करने शुरू कर दो या कहीं पे लगाने शुरू कर दो, क्योंकि अब वो समय आ रहा है जब मित्रों हो जाएगा। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ 500 के नोट बंद हो सकते हैं। अब देखिए मोदी जी अब वैसा काम तो नहीं करेंगे, जहाँ तक हम समझते हैं कि वो ये बोलेंगे कि आज से 500 के नोट आपके लीगल टेंडर नहीं रहे, ऐसा तो नहीं करेंगे। वो बिल्कुल उसको 2000 वाले नोट की तरह करेंगे। बट वो एक इनडायरेक्ट मैसेज होता है कि ये 500 के नोट जिनके पास है बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे। वो बोलेंगे जिनके पास भी है कोई डरने की बात नहीं है, सब जगह चलेंगे, लेन देन में होगा, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद या कोई भी डेट 3 महीने के बाद, उसके बाद ये नोट चलन में नहीं रहेंगे। तो जिसके पास है बैंक में जाके जमा कराए। अब आप इसको समझिए इसमें कितना बड़ा मैसेज छिपा है। हो तो वही सेम चीज़ गई कि जो ब्लैक मनी है, जिनके पास गद्दे के नीचे 1000 करोड़ है, अब वो तो परेशान हो गए, 3 महीने में 1000 करोड़ खपाने कहाँ लगाए। तो क्या होगा, एक तरीके से आंशिक नोटबंदी आप बोल सकते हैं कि जब मैं ही बोल दूं कि आपको ये 500 का नोट चलने नहीं है, तो जिसको अपने पास रखने हैं 6 महीने का टारगेट, वो कहेगा मैं 500 का नोट नहीं लूंगा। सेम चीज़ 2000 के नोट के साथ हुई थी, अगले दिन से ही लोग नहीं ले रहे थे। मोदी जी ने तो बोला था 31 अक्टूबर तक आप बदल सकते हो। मुझे ध्यान है मुझसे नहीं ले रहे थे कि हमें नहीं लेना सर, ये तो चलेगी नहीं, बदलने जाना पड़ेगा। तो यही होगा कि ये 500 का नोट आपका बंद हो रहा है। प्लास्टिक करेंसी बहुत चल रही हो, जो कि राहु के साथ गवर्न होती है। कोई प्लास्टिक नोट आपके शुरू कर देंगे, कोई आपकी वर्चुअल करेंसी शुरू कर देंगे। जैसे रिजर्व बैंक ने कुछ वर्चुअल करेंसी 100 रुपीज़ की ऐसे कुछ शुरू भी की थी। तो योजनाएं सारी मुझे लगता है पाइपलाइन में है। दशाएं उसको एक्टिवेट करती हैं, क्योंकि प्रॉमिस तो था ही। दशाएं एक्टिवेट करेंगी तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी का मतलब 2026 एंड 27 शुरुआत तक आपको ये प्लास्टिक नोट चाहे मिल जाएं, चाहे डिजिटल करेंसी मिल जाए, कुल मिला के जो पुरानी मुद्रा है वो आपकी एक निश्चित समय तक ही वैध या वैलिड रहने वाली है या लीगल टेंडर रहने वाली है।
तो दो अनुरोध किया है अंकित जी ने आप लोगों से। पहला तो ये कि जो जहां नौकरी कर रहा है वो वहां पर नौकरी करता रहे, सिर झुका के करता रहे, प्रमोशन हो या इंक्रीमेंट मिले या ना मिले, बहुत समय खराब है, अगले 1 साल तक जहां काम कर रहे हैं वहां पर करते रहिए। दूसरा अंकित जी ने आपको अनुरोध किया है कि 500 रुपए का नोट अगर आपके घर में बड़ी मात्रा में है तो ईमानदारी से अभी बैंक में जाकर के आप उसको जमा करा दें, क्योंकि भविष्य में संभवतः ये पॉसिबिलिटी है कि 500 के नोट की जगह आपको कुछ नई करेंसी दिखाई दे जाए। वो डिजिटल करेंसी हो सकती है, प्लास्टिक करेंसी हो सकती है, लेकिन मौजूदा जो नोट चलन में हैं वो धीमे धीमे करके आउट कर दिए जाएंगे। ये दो बड़ा निवेदन आपकी तरफ से और मैं कहूँगी दो बड़ी भविष्यवाणी भी आपकी तरफ से है। बिल्कुल, और ये होंगी। इसको मैं जैसे कुछ चीज़ें बोलता हूँ, हालांकि बाद में लोग उस टाइम नहीं मानते। जैसे कि आप क्या बोल रहा हूँ मैं, जनवरी 2025 में ममता बनर्जी अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रही हैं। उस टाइम मुझे जितने जो लोग पत्रकार लोग थे या जितने भी लोग मिलते तो कहते थे इम्पॉसिबल है। ममता बनर्जी के लिए लोग मारने काटने को तैयार है। वहाँ एक क्लब सिस्टम चलता है, उसमें 1 लाख रुपए देती हैं ममता बनर्जी, तो वो हर गली में हर मोहल्ले में है, तो हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट हमने कहा था हुआ, और आपने भी देखा हमने भी देखा। तो जो चीज़ें देखिए, इवेंट्स हैं वो दिखते हैं दशाओं के माध्यम से, और दशाएं किसी प्रॉमिस को एक्टिवेट करने का एक साधन होती हैं। तो भारत में या पूरे विश्व में, खासकर भारत में अगर मैं बात करूं तो पूरा हम डिजिटलीकरण, एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और आने वाले जो भी लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा जो पढ़ाई है अपनी जो भी है वो इसके साथ लिंक करें, चाहे वो डेटा साइंटिस्ट की हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, या तो पढ़ाई के रूप में, या फिर एक होता है ना कि हम ऐसे यूज़र उसको यूज़ करना है, वो 3 महीने का कोर्स करें। जैसे मैं हूँ, मैं ही चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, बट मुझे अगर आने वाले टाइम में उसकी नीड पड़ेगी तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई बेसिक कोर्स करना चाहिए जहाँ पर हमें AI को लेके यूज़ करना सिखाया जाए। तो सबको करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होगी। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, उसको क्या बोलेंगे, निरक्षर। ठीक है, जो मैं कहूँगा, और कोई उसको नौकरी नहीं देगा, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। 1991 में अगर आप ये बात कहती हैं कि कंप्यूटर नहीं चलाओगे तो नौकरी नहीं बचेगी, लोग कहते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है। हम अपना पुराने सिस्टम में काम करते हैं, लॉग बुक है, रजिस्टर है हमारा, ये हम मेंटेन करते हैं, हम यही करेंगे। लेकिन करना पड़ा, समय की जो बाध्यताएं होती हैं और जो प्रारब्ध के जो वादे होते हैं वो आपको निभाने पड़ते हैं, नहीं तो आप प्रारब्ध की जो रेस है उसमें पीछे छूट जाते हैं। एक और बड़ी भविष्यवाणी अंकित जी की तरफ से की गई है, वो ये है कि बीजेपी रिपीट जरूर करेगी, इलेक्शन में वापस आएगी जरूर, लेकिन चेहरा बदलते दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अगर आ भी गए तो बाद में वो केंद्र में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मोदी जी, बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी लेकिन मोदी जी का चेहरा आप बदलते देखेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी आएगी जरूर, लेकिन धामी जी वहां पर रिपीट नहीं होने वाले हैं। मतलब केंद्र में भी बीजेपी रहेगी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी रहेगी, उत्तराखंड में भी रहेगी, लेकिन मौजूदा चेहरे बदल जाएंगे। अब इसमें बड़ा सवाल मेरा ये है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बंगाल में भी जब इलेक्शन के पहले आपने कहा कि ममता बनर्जी आखिरी चुनाव लड़ रही हैं, तो कोई माना नहीं, लेकिन अब हम देख रहे हैं वहाँ बीजेपी की सरकार है। पंजाब में बीजेपी आ जाएगी, ये भी कोई मान नहीं सकता है अभी। क्या ज्योतिष ऐसा कुछ देख पा रहा है कि जो बंगाल में हुआ वो पंजाब में भी होगा, बीजेपी आएगी? इसमें हम इसको अगर इस तरीके से कहें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। भगवंत मान या जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। यानी कि जो भगवंत मान है वो रिपीट होते हुए नहीं दिखते हैं। अब जो सरकार बनने के कॉम्बिनेशंस हैं वो कांग्रेस के चार्ट से मुझे भी नहीं दिखते, वो भी मार्च 2028 तक डिस्टर्ब है। या तो कोई हंग पार्लियामेंट का आना, या जो आपके शिरोमणि और बीजेपी अलायंस कुछ मिलके किसी तरीके से गवर्नमेंट बना ले, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। बट जो एकदम कन्फर्म है वो ये है कि भगवंत मान और जो आम आदमी पार्टी है, भले ही अभी बहुत सारे लोग कहेंगे उन्होंने अपने नगर निगम चुनाव में बम्पर जीत की है, ममता बनर्जी ने भी की थी। इस इलेक्शन से पहले जब नगर निगम के चुनाव हुए थे 90% सीटें जीती थी। ठीक है, नगर निगम के चुनाव, निकाय चुनाव अलग है, जब विधानसभा की बात आएगी तो ये परिणाम बिल्कुल बदल जाएंगे। लेकिन पंजाब के जो नगर निगम के चुनाव है अंकित जी, ये पहली बार पंजाब में ऐसा हुआ है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो 1000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, तो ये भी अलग ही हुआ है पंजाब में। तो बीजेपी और अकाली दल आप कह रहे हैं इनके गठजोड़ से कुछ हो सकता है? इनके गठजोड़ से, और देखिए बीजेपी इस टाइम नीच के चंद्रमा की महादशा चल रही है, और साम दाम दंड भेद, ऑपरेशन लोटस, ये वो आपके पार्टी में वैसी भगदड़ मचनी है। मेरी पुरानी प्रेडिक्शन है 50-60 आदमी आपके बीजेपी में ही चले जाएं, पंजाब बीजेपी का आपकरण हो जाए, कुछ भी संभावनाएं हैं। तो ये कि
आप तो रिपीट नहीं कर रही है, भगवंत मान तो रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी देखते हैं अक्टूबर नवंबर से कुछ नए प्रयास करेगी, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों को जैसे लाई थी, क्योंकि देखिए कोई नई जगह जाना है तो हर जगह एक शुभेंदु अधिकारी आपको लाना पड़ेगा। हाँ। तो आएगा आप पार्टी से कोई शुभेंदु अधिकारी बन के यहाँ पर जो इनकी नैया को ऊपर लगाएगा। हम क्योंकि जून में बैठ के बात कर रहे हैं और इलेक्शन अगले साल होना है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जब मैं अक्टूबर में आपसे बात करूं, नवंबर में बात करूं या इस साल के आखिर में बात करूं, तब तक ये विचार कुंडली ग्रहों की दशा वो बदल जाए और आपका जवाब कुछ और हो? देखिए कभी भी दशाएं नहीं बदलती हैं। दशाएं कैसे, दशाएं हम जो देखते हैं जब इलेक्शन के टाइम तक, दशाएं 1 साल की होती हैं, 1.25 साल की होती है, तो वो ऐसा नहीं बदलती कि आज मैं कुछ देख रहा हूँ तो कुछ और दिखे, 6 महीने बाद वो कुछ और दिखने लगे। वो तभी कुछ और दिखेंगी जब वो चेंज हुई होंगी। अगर नहीं चेंज हुई हैं तो सेम रिजल्ट देंगी। ऐसा कोई मेजर आपका ट्रांजिशन भी नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर के बाद आम आदमी पार्टी में बड़ी भगदड़ मचने वाली है पंजाब लेवल पे, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में होगी, और कुछ ना कुछ वहाँ पर बीजेपी के साथ उन लोगों का, बागी विधायकों का जुड़ना, फिर वो जो जुड़ाव होगा वो बीजेपी के लिए भी अच्छा रहेगा, एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के लिए भी अच्छा रहेगा। आपका जो आंकड़ा है जो भी वहाँ पर उसको नीचा करके ले जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप आम आदमी पार्टी के लिए, चूँकि उसके अभी फेस 2 लोग हैं, अगर हम ओवरऑल की बात करें, अरविंद केजरीवाल, शनि की महादशा चल रही, नीच का शनि है, सस्टेश होकर पंचम में बैठा है, चंद्रमा यानी 12th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो ये लगातार उनका पार्टी पर प्रभाव खत्म कर रहा है। और जैसे ये दशा आई अरविंद केजरीवाल की, वो जेल चले गए 2024 में। जुपिटर की दशा में बहुत आनंद लिया उन्होंने, सब जगह उनकी लाइमलाइट, एकदम साधु संत दिख रहे थे। शनि ने रियलिटी ऊपर ला दी। शनि क्या है, जो आपने किया वो सामने आना है, वो सामने आया, आप जेल गए। और अब यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी कि आम आदमी पार्टी या फिर जो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, तीनों का ही चार्ट मुझे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस मैंने किया था, मुझे सपोर्टिव नहीं दिखता, और ये पार्टी टूटेगी। और अक्टूबर नवंबर में कम से कम जो पंजाब वाला विंग है, यहाँ पर बड़ी भगदड़ मचेगी और ये एक हार का कारण बनेगा। मैं व्यूवर्स के ऊपर भी ये बात छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पंजाब में क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं। कोई पंजाब से व्यूवर पॉडकास्ट देख रहा है तो वो भी बताए, क्योंकि अंकित जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वैसे भी कुछ नहीं है, कुंडली भी यही दिखा रही है, तो नहीं आ रही, आम आदमी पार्टी आ नहीं रही है, ये आप कह रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल का पुराना प्रदर्शन अगर देखा जाए तो वो भी बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। इतनी सीट शिरोमणि अकाली दल की आ जाए, वैसे भी आज तक हमेशा बीजेपी और अकाली दल साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। अब अलग होने के बाद ना तो उन्हीं के पास पूरे कैंडिडेट है और ना तो बीजेपी का तो कभी संगठन ही नहीं रहा है वहां पे। तो अब शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी कैसे संगठित हो जाए वो नहीं समझ आ रहा। अब एक जो हंग असेंबली की बात कही गई अंकित जी की तरफ से वो, और दूसरा कि आम आदमी पार्टी से बड़े सारे विधायक छिटक करके बीजेपी में आ जाए, भगदड़ मच जाए। आपको क्या लग रहा है स्थिति क्या हो सकती है, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो ये जो इंडिया की ओवरऑल प्रेडिक्शन थी वो हमने पूरी क्या कर ली है, या जो अगस्त में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं एक साथ, वो और कुछ डरावना लेके आएंगे भारत के लिए? मैं इस पे एक चीज़ जोड़ूंगा, जैसे कि जो हेल्थ इमरजेंसी जैसी चीज़ें वो ज़रूर आ सकती है। ये जो 2 ग्रहण अगर हम इनको देखें तो ये पेंडेमिक जैसी कोई सिचुएशंस को क्रिएट करा सकते हैं। जैसे इबोला को लेके ऑलरेडी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको एक इमरजेंसी कंसर्न बता दिया है, और ये बढ़ सकती है। और ये खासकर जो ये चंद्र ग्रहण पड़ना है आपका शतभिषा में, इसके बाद से मुझे बढ़ता हुआ दिखता है। तो कोई ना कोई देखिए पेंडेमिक, महामारी या किसी तरह की जो चीज़ें वो बढ़ेंगी जो मेडिकल प्रोफेशन को डिस्टर्ब करेंगी। यानी कोई ऐसी चीज़ होना जहाँ पर मेडिकल पूरा जो जगत है वो अपने आप को असहाय मजबूत करे, महसूस करे, जैसे हम कोविड टाइम में देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके की चीज़ें आएंगी, क्योंकि देखिए जो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी एस्ट्रोलॉजी में लिखी हुई हैं। और ये प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ रही है, पुराण के थ्रू आ रही है, 2 देवताओं के बीच की बातचीत के थ्रू आ रही है। जैसे कृष्ण और कर्ण का संवाद आता है महाभारत के उद्योग पर्व में, वो कृष्ण एस्ट्रोलॉजी जानते थे, कर्ण भी जानते थे। 2 एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे तो बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि इस टाइम शनि आपका प्रजापति ब्रह्मा के नक्षत्र रोहिणी में जा रहा है, जहाँ पर राजा का विनाश तय है, तो तुम क्यों लड़ रहे हो उस तरफ से। आपका जो केतु है वो चित्रा नक्षत्र में जा रहा है, पीड़ित हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो आप। मतलब एक डिस्कशन हो रही है, उद्योग पर्व में पूरा है। तो ये कहने का मतलब कि ऐसे जब इवेंट होते हैं तो ये चीज़ें आती हैं, और इस चीज़ को साक्षात आपके भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं।
इसी तरीके से आप अगर पद्म पुराण में जाएंगे, पद्म पुराण में प्रॉपर भगवान शिव और नारद के बीच की चर्चा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई रोहिणी सकट भेदन आने वाला है और आप दशरथ जी को जाके इन्फॉर्म करो कि अब जो जनता है वो थोड़ी सी त्रस्त हो सकती, तो तैयारियां कर ले वो। जैसे पहले तो डायरेक्ट कनेक्शन होते थे राजाओं के देवताओं के साथ, देवासुर संग्राम में दशरथ जी लड़े भी थे। तो शिव जी ने कहा नारद जी को कि भाई ये आ रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है, आप इन्फॉर्म कर दो कि अरेंजमेंट्स कर लें, युद्ध महामारी अकाल ये जो आएंगी चीज़ें आप उनको तैयार कर लो। तो दशरथ जी ने को जब सूचना मिली तो ऐसे लोग जो शनि से पीड़ित हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें तो जो शनि की पीड़ा है वो उनके जीवन से कम होती है। और उन्होंने इस तरीके से कम ये आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि जब तक वो अपने जीवन काल में शासन करेंगे दशरथ जी, शनि रोहिणी नक्षत्र में नहीं जाएंगे। एक चीज़ अगर मैं गलत हूँ तो आप ठीक कीजिए मुझे। जब हम कृष्ण जी की ये जितना भी संवाद देखते हैं जिसमें ज्योतिष की बात आती है तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि नक्षत्रों का वर्णन उसमें किया गया है। आज के समय में हम जिस ज्योतिष की बात करते हैं उसमें अलग अलग योग का हम जिक्र करते हैं। बुधादित्य योग बन रहा है, चांडाल योग बन रहा है, काल सर्प योग बन रहा है, लेकिन जब हम कृष्ण संवाद पाते हैं तो हम उसमें ज़्यादातर नक्षत्रों का वर्णन पाते हैं। ये क्या भेद है अभी के ज्योतिष में और उसमें? देखिए अभी के ज्योतिष को हमने लिमिटेड कर दिया है। बोल रहे हैं कि बुध आदित्य योग वेरी कॉमन योग 99% लोगों की कुंडली में है, क्योंकि क्या है सोलर सिस्टम हो चाहे आपके एस्ट्रोलॉजी हो, बुध और शुक्र आगे पीछे दिखेंगे सूर्य के, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, गज केसरी योग हमने ज़बरदस्ती बोल दिया है, ज़बरदस्ती नहीं बोल दिया है लेकिन उसको हमने बढ़ा के, तो योग हैं ठीक है, बट योग तभी काम करते हैं जब आपका जो पुरुषार्थ वाला पार्ट एक्टिवेट होता है। योग क्या है? योग आप राजयोग जिसको हम कहते हैं, वो राजयोग को जो डेफिनेशन दी गई एस्ट्रोलॉजी में, यानी कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध से या कर्मों से आप एक ऐसा प्रारब्ध लेके आए हैं, यानी कि आपको एक उपजाऊ जमीन मिली है तोहफे में। अब आपको क्या करना है? बहुत अच्छी फसल यहाँ हो सकती है, यहाँ पर पुरुषार्थ के बीज लगाने ही पड़ेंगे। और जब तक पुरुषार्थ के बीज नहीं डालोगे क्या होगा? वो फसल कभी नहीं होगी। आपने एक उपजाऊ भूमि मिली और राजयोग कभी नहीं एक्टिवेट होते। फिर क्या होता है? उनका प्रभाव कहीं से और आता है। पिता ने बहुत संपत्ति छोड़ दी, हमने कुछ नहीं किया, बस जीवन कट रहा है। तो वैसे होता है ना, जैसे बारिश में कोई चिड़िया कोई बीज डाल दे तो कोई अंकुर फूट गया, आपने तो कुछ किया नहीं। तो जमीन उपजाऊ मिली है आपको कर्म की, तो आपका जो भी पुरुषार्थ का बीज है आप 2 डालोगे 200 बनेंगे, बट आप डालो तो सही, अपने आप तो वहाँ फसल नहीं उगेगी। तो ये राजयोग को हमने केवल ये केंद्रित कर दिया है कि अगर आ गए हैं तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद। ऐसा नहीं है, आपका पुरुषार्थ अगर प्रभावशाली नहीं है तो राजयोग भी कैंसिल हो जाते हैं, चाहे जितने बड़े राजयोग हो। अगर ऐसा होता कि राजयोग बिना कुछ करे सही टाइम पर सही चीज़ें दे देंगे, तो मैं तैयार हूँ किसी भी एस्ट्रोलॉजर को 50 लाख रुपए फीस देने के लिए, मेरे बालक की कुंडली बना दे विद गारंटी कि 17 साल की उम्र में वो विदेश जाएगा, 19 साल की उम्र में वो राजा बनेगा या गाड़ी खरीदेगा। ये कुछ नहीं हो सकता, ये तब होगा जब वो मेहनत करेगा। तो एस्ट्रोलॉजी को मैं ये समझना चाहिए कि वो अगर उस उम्र में विदेश जाना चाहता है तो वो अगर अप्लाई करेगा, प्रयास करेगा, तो ही तो प्रयास होगा। एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई करेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप उसको सीधे भेज दे देंगे आ जाओ तुम, ऐसा नहीं होगा। तो राजयोग मैं कहता हूँ होते हैं, बट पहले की एस्ट्रोलॉजी थी वो कर्म प्रधान थी। और मैं हमेशा एस्ट्रोलॉजी को कहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ ज्ञान में 5 मिनट का डालूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी आपका भविष्यवाणी होती ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कर्म फल कथन को दिखाती है इंडिविजुअल के, कि आप कैसी ज़मीन लेकर आए हो, कि इसमें पुरुषार्थ का बीज डालने पर भी कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि कम मेहनत में ज़्यादा, कि ज़्यादा मेहनत में बहुत कम। तो जीवन जो चल रहा है आपका वो पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वे में चल रहा है। आप किसी सिद्ध पुरुष से मिलो, वो कभी आपसे आपका नाम नहीं पूछेगा इस बार इस आत्मा ने क्या नाम रखा है, क्योंकि वो आपकी आत्मा को पहचानता है। और वो यही बोलेगा कि इस आत्मा पर बहुत ऋणानुबंधन है, तो जीवन तो अभी इस आत्मा का कष्ट में है। मेरे से बोला है लोगों ने, यही बोला एक सिद्ध पुरुष ने कि इस आत्मा पर ऋणानुबंधन है, और इतने ऋणानुबंधन है कि उसको तो आपको पे करना ही है, कोई चीज़ नहीं काट सकती उस ऋणानुबंधन को। और जो घट रहा है उसको स्वीकार कर लेना ही एस्ट्रोलॉजी है। और उसमें प्रार्थनाएं काम आती हैं। प्रार्थनाएं वही काम आती हैं जो सच्चे मन से आपने की हैं अपने लिए। कोई दूर बैठा पंडित आपके लिए वो भावना नहीं ला सकता, चाहे 5 लाख दे दो चाहे 10 लाख दे दो। तो आप प्रार्थनाएं कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, प्रारब्ध वाला वैसे भी आपके हाथ में तो है नहीं, छोड़ दीजिए।
ठीक बात। अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि ये जो पूरे विश्व में युद्ध जैसी स्थिति बन रही है और अभी हमें ये भी समझ में आ रहा है कि बहुत सी जगह युद्ध होना बाकी है। अमेरिका, कई और देश हैं, क्यूबा को आंखें तरेर रहा है। रशिया का तो आपने खुद ही बता दिया कि कॉन्फ्लिक्ट अभी आगे उसका यूक्रेन के अलावा भी बढ़ने वाला है। तो क्या स्थिति ऐसी भी बन रही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए? ऑलमोस्ट ये जो स्थितियाँ हैं, अब जो रीजन डिस्टर्ब होने वाले हैं आने वाले टाइम में, खासकर इस सोमवती अमावस्या और मलमास के कॉम्बिनेशन और शनि का पाइसेस में होना, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ जाना आने वाले टाइम में आप देखेंगे। और मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल चाइना भी सोच रहा होगा, जब यूएस मजे ले रहा है तो हम भी ले लें फिर ताइवान के साथ। कौन किसको, जब बोले क्लास के दो सबसे मेहनती होशियार बच्चे जो मॉनिटर हैं, मॉनिटर 1 मॉनिटर 2, वही शैतानी करने लगे तो फिर तो कहते हैं सभी शैतानी करो, कौन कंप्लेंट करेगा। तो वही है, जब अमेरिका विदाउट एनी रीजन अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उस पर अटैक कर रहा है, तो मुझे एक तो यहाँ पर चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। दूसरा, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इस बार ज़बरदस्त तरीके से होगा। पाकिस्तान का मुझे लगता है कि ठीक ढंग से इस बार इलाज भारत करेगा। और हाँ, शुरुआत हमेशा पाकिस्तान करता है, भारत नहीं करेगा इस बार भी। तो कोई ना कोई उसका जो कुकृत्य है, कोई घटनाएं हैं, उनको करेगा वो। और इस बार अगर कर रहा है तो जो पाकिस्तान में इस बार सिंदूर 2.0 होगा वो छदम नहीं होगा, वो 71 की तरह होगा, 1971 की तरह ऑपरेशन होगा। जो पाकिस्तान के जो बड़े पार्ट्स हैं उनको अलग करेगा, बलूचिस्तान, आपका पीओके वाला पार्ट, या पाकिस्तान की जिसको हम कहें कमर तोड़ देना। तो इस युद्ध में भले ही यूएस हो सकता है उसका सपोर्ट करे उस टाइम ड्यूरेशन में। आप अगला सवाल ये पूछ सकती हैं कि हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो वो यूएस को बुलाएगा या अपने दूसरे दोस्त चाइना को बुलाएगा। तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े होंगे डेफिनेटली ये फिर से निकलेगा, पीओके एंड बलूचिस्तान वाला पार्ट होगा। और ये हम देखेंगे, ये सब ये जो चल रहा है, जो युग परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, या हम ट्रांजिशन टाइम कहें, ये चल रहा है। और ये हम कहें कि विश्व आफ्टर कोविड 2020 के बाद एक नए इरा में जा रहा है, उस इरा की ये शुरुआत है। आप अगर आज आंख बंद करके 2020 से पहले का विश्व और देश देखें, हाँ। वो बिल्कुल अलग है। 2020 के बाद का इस टाइम जो चल रहा है उसको देखें, वो बिल्कुल अलग है। तो हम कहते हैं ना कि समय एक चरण को पार करके अब एक दूसरी आयाम में आ चुका है, और ये परिवर्तन करके। और देखिए, शनि का एक साधारण सा स्वभाव है, काल पुरुष का पूरा चक्कर लगा कर आ रहे हैं 30 साल में, पुनर्व्यवस्थाएं करेंगे, पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ेंगे, धराशायी करेंगे, नई व्यवस्थाएं उभर कर सामने आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से आते हुए दिखेंगी। ये वाली भविष्यवाणी आपकी थोड़ी चौंकाने वाली मुझे इसलिए लगी क्योंकि आपने कहा कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ वैसे वाला युद्ध नहीं होगा, 1971 वाला होगा। मतलब जिसमें दो सेनाएं आमने सामने लड़ी थी, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। मौजूदा वक्त में हम ये देख रहे हैं कि इस तरह का युद्ध होना ही खत्म हो गया है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का टाइम आ गया है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने हर जगह अपने सैनिक उतारे, ईरान में उतारने से वो भी डर रहा है क्योंकि मालूम है कि युद्ध तो अब ऐसे ही लड़ लिया जाएगा, उसकी सीमा में प्रवेश करना नहीं है। तो अभी जो आपने भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कही, या पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे आपने बताया, उसमें आप ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की सेना वैसे ही लड़ेगी जैसे 1971 में लड़ाई हुई। देखिए, देश काल पात्र के हिसाब से परिस्थितियां बदल सकती है। युद्ध का मतलब होता है चाहे वायुसेना, अब क्या है कि वायुसेना बहुत एडवांस हो चुकी है, तो उस तरीके की चीज़ें आप देखेंगी। लेकिन अगर सामने से आपके कोई बॉर्डर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर भी जवाब दिया जाएगा। तो युद्ध चाहे वो नेवी के थ्रू हो, अब देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में हम चल रहे हैं, चाहे वो नेवी कहीं पर भी कराची एयरपोर्ट कहीं किसी को भी ख़राब कर दे, एयरफोर्स अंदर जाके स्ट्राइक कर दे, और बॉर्डर हमारी आर्मी सिक्योर कर लेगी। तो अगर कोई ऐसा, आर्मी को मनाही नहीं होगी कि अगर कोई अंदर घुस रहा है तो आपको गोली नहीं चलानी, आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करना। तो शुरुआत हम नहीं करेंगे लेकिन अंत हम जरूर करेंगे। अगर हमारी तरफ कोई आएगा तो चाहे 71 हो चाहे 65 हो, हम जीते हैं और जीतेंगे। अब एक और बड़ी चिंता जो मुझे लगता है हर व्यूअर की होगी, अगर हम उस पर भी चर्चा कर लें कि सोना कहाँ तक पहुँचने वाला है, चांदी कहाँ तक पहुँचने वाली है। आपने पहले ही कह दिया कि अगर 500 के नोट हैं तो उस पर तो खतरा है। सोना चांदी हम ये मान के चलते हैं कि उस पर कभी खतरा रहता नहीं है और बढ़ता ही रहता है, पर कितना बढ़ने वाला है इस समय में? देखिए, सबसे पहले तो हमें देश संकट में है, तो जो मोदी जी का जो अनुरोध है उसे मानना चाहिए। हम बिल्कुल इसको प्रमोट नहीं करेंगे कि आप गोल्ड खरीदो। ये सूचना उनके लिए है जिनके पास गोल्ड है ऑलरेडी, सिल्वर है उनके पास ऑलरेडी। वो पैनिक ना हो, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है वो बेहतर है, अच्छा है।
मेरी प्रेडिक्शन मैंने अगले जनवरी फरवरी में ठीक होते हुए देखी थी। अगस्त में हमने बोला था गोल्ड आपका 2 तक जाएगा और सिल्वर आपका 3 साढ़े 3 जाएगा, तो सिल्वर 420 का हाई टच करके आया था अगले 4 महीने के अंदर। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म का है टारगेट तो ईयर एंड तक वापस वही 192 के आसपास गोल्ड वापस जाएगा, और आपका जो सिल्वर है फिर वो 3 साढ़े 3 लाख का जो लेवल वो मेंटेन करेगा। आपके पास लॉन्ग टर्म के अप्रोच है, यानी कि आप अगर रख रहे हैं 2028 और 29 का अप्रोच, और आप अपना गोल्ड रखे रखिए, नया मत खरीदिए। मोदी जी ने मना किया, पुराना जो है वो रखे रखिए अपने पास, तो ये गोल्ड आपको 4 से 5 लाख रुपए तक कहीं जाते हुए नहीं दिखता, ये मिनिमम अमाउंट है। दूसरा, आपका जो सिल्वर है वापस से अपना 8 to 10 लाख का जो लेवल है वो मेंटेन करेगा। तो आपके पास दोनों अप्रोच है, पैनिक होना नहीं है, और यही शायद आपके सामने सबसे जो मजबूत है सुरक्षा का उपाय फाइनेंशियली, यही होगा आने वाले टाइम में। अब देखिए, देश में इकोनॉमिकल अगर क्राइसिस आएगा तो कई बार हम बैंकिंग सिस्टम्स को भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप 1 महीने में 1 लाख रुपए ही निकालेंगे, 1 महीने में आप 2 लाख रुपए ही निकाल सकते हैं। हाँ। विशेष आपदा है तो वो शादी का कार्ड, अस्पताल का बिल दिखाइए तब मिलेंगे। तो ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो कितना भी कर सकते हैं, उस पर भी कैपिंग लगाएगी सरकार कैपिंग कर सकती है। देखिए, जब आप अननेसेसरी पैनिक होकर चीज़ें करेंगे और देश को इकोनॉमिकल हमें मजबूत करना है, तो मेरा देखिए डराने का नहीं है, हाँ। समझाने का है। गोल्ड जिनके पास है वो रखे रहें फिलहाल, और उनके लिए बहुत अच्छी अप्रोच है। शेयर मार्केट में बहुत संभल कर चले, ये ज़बरदस्त तरीके से वॉलेटाइल रहने वाला है, और इसका जो ओवरऑल जो ट्रेंड मुझे दिखता है वो नेगेटिव दिखता है, और ये कोविड टाइम वाले की तरह मुझे नेगेटिव दिखता है। ये आपका शायद उस टाइम 28 का बेंचमार्क सबसे नीचे का टच करके फिर बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो यहाँ पर ये अभी दोबारा आई थिंक आज भी बहुत क्रैश हुआ है। आज हम बैठे हैं जून फर्स्ट वीक में, आज भी मैं देख के आया था, बहुत क्रैश हुआ है, और ये अभी शायद 72 73 चल रहा है। ये एक बार अभी नीचे आएगा और ये 55-50 के लेवल पर आएगा टूट के, और अगले 6 महीने 1 साल के भीतर आप इसको देखेंगे। तो यहाँ पर 2 मौके हैं आपके लिए। पहला मौका, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो वेट करें, उनके लिए एक अच्छा टाइम आएगा। लाइक कोविड टाइम में जिसने 28 में इन्वेस्ट किया था, 2 साल में वापस वो 80-90 चढ़ गया था, 3 गुना हो गया था। तो यहाँ पर भी मौके मिलेंगे, बढ़ेगा, वापस 1 लाख क्रॉस करेगा जब टाइम ठीक होगा। बट यहाँ पर अभी थोड़ी सी पैनिक सिचुएशंस रहनी है। तो जिनका लॉन्ग टर्म अप्रोच है, जिनको लगता है कि अभी 2-3 साल उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो लगाया है, वो बिल्कुल भूल जाएं शेयर मार्केट को, और उसको कुछ पैनिक बाइंग सेलिंग ना करें। जो लगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जब 5,000-6,000 लेवल पर टूटे, आप कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट करते जाइए। 5,000-6,000 टूटे लेवल पे टूटे सेंसेक्स। हाँ, अच्छा, आप सेंसेक्स की बात कर रहे हैं मोस्टली, क्योंकि हम लोग निफ्टी के ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, आप निफ्टी की करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेंसेक्स की बात करूँ। निफ्टी तो इतना नहीं टूटेगा, निफ्टी 1000 पॉइंट टूट रहा है, 1500 पॉइंट टूट रहा है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय, जिनको लगता है कि आज मेरे पास पैसे हैं और मुझे 2028 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इतने अमाउंट की 2029 में पड़ेगी, उसके लिए सुनहरा मौका है। वो अपना लगाता जाए, हर 1000-1500 निफ्टी टूट रहा है, 4-5 हज़ार आपका सेंसेक्स टूट रहा है, आप लगाते जाइए वहाँ पर, आप देखेंगे वापस से बाउंस बैक मारेगा 1 तक। बट अभी फ़िलहाल तो ये नीचे जाएगा। कोई तारीख या महीना हमें पता चल सकता है जिसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना है? आई थिंक अगस्त के बाद आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे लगता है अगस्त मंथ के बाद मार्केट आपको आज के लेवल से नीचे ही मिलेगा, और वहाँ पर वो क्रैश होते हुए चलता रहेगा पैटर्न। तो धीमे धीमे करके आपको इन्वेस्ट करना है। जब भी मार्केट आपको क्रैश होता हुआ दिखाई दे, हालांकि पेंडेमिक के टाइम तो हमने देखा था लोअर सर्किट ही लग गया था, लोअर सर्किट लग जाते हाँ, थे। तो वैसी इतनी बुरी स्थिति भी हो सकती है ना हो, हम तो यही कामना करेंगे। ठीक है, अब हमने गोल्ड की भी बात कर ली, सिल्वर की भी कर ली, शेयर मार्केट की भी कर ली। जब इन्वेस्टमेंट की चर्चा हो ही रही है तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी पे भी अगर हम बात कर लें, चाइना में अभी स्थिति ये है कि प्रॉपर्टी का रेट 2005 में जो चल रहा था वो इस समय चल रहा है, बुरी तरह धराशायी है चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट। इंडिया में अभी वो स्थिति नहीं आई है, लेकिन आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स भी ज़बरदस्त तरीके से गिरने वाले हैं? देखिए, रियल इस्टेट में आपका करेक्शन आ चुका ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है। इंडिया में लोग फील कर रहे हैं। आप रेट लेवल चाहे कुछ भी मेंटेन करें, बट अभी वहाँ पर कोई भी बायर नहीं आ रहे हैं उस लेवल पे अब, और ये और क्रैश होना शुरू होगा। अगर आपका कोई आज पॉडकास्ट देख रहा है तो मैं उसको यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर उसे एक फ्लैट खरीदना है और वो सपोज आज 1 करोड़ बोल रहा है, अगर वो वेट कर लेता है अक्टूबर नवंबर तक, वो फ्लैट उसको 90 में मिल जाएगा।
10% का करेक्शन उसको अगले 5-6 महीने में ही दिखेगा। तो सीधे सीधे 10 लाख रुपए तो उसके आज फ़ायदा हो गया आपका पॉडकास्ट देख के। तो थोड़ा सा रुक जाइए, अगर आप लेने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि रेट बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, आप इसके रेट कम होते हुए दिखेंगे। तो देखिए इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था जो मैं थोड़ी बहुत समझता हूँ, एक चक्के की तरह चलती है, पहिए की तरह। अगर आपकी जॉब नहीं है, बैंकिंग क्राइसिस है, इकोनॉमी डाउन है, तो उसमें क्या होगी, आप महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हर तरफ से वो प्रभावित होगा। और वो प्रभावित क्या होगा कि आदमी फिर क्या है, मुझे घर खरीदना था लेकिन मेरी जॉब नहीं है, मेरे पास जो पड़े 1 करोड़, मैं इससे पहले अपनी जो आगे का टाइम है जब तक जॉब नहीं लग जाती, वो अपना प्लान कैंसिल कर देगा। तो जब बड़े पैमाने पर ऐसी चीज़ें होंगी, जॉब को लेके क्राइसिस, या फिर आपके बिजनेस में कोई प्रॉफिट ना होना, इकोनॉमिकल क्राइसिस होना, तो लोग क्या कहेंगे, अपनी सेविंग्स को बचा के रखेंगे। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, जो मार्केट है, चाहे कोई भी मार्केट हो, रियल एस्टेट मार्केट एक बड़ी मार्केट है, उसमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो लोग अपने जो प्लान उसको पोस्टपोन करेंगे। अब जब पोस्टपोन करेंगे, जब बायर ही नहीं है, तो सेलर फिर क्या करेगा, रेट तोड़ता है, नीचे आता है। यही नॉर्मल इकोनॉमी जो काम करती है। बायर अगर ज़्यादा होते हैं तो रेट ऊपर जाते हैं। जब बायर ही किसी मार्केट से हट जाएंगे कि इतने क्रूशियल टाइम में मेरे पास जॉब नहीं है और जो 1 करोड़ पड़ा था मेरे पास, उसमें अभी प्रॉपर्टी में फंसा के मैं क्या करूँगा, 1 साल बाद देखते हैं, 2 साल बाद देखते हैं। तो वो एक माइंड सेट होता है। तो ये माइंड सेट देश काल परिस्थिति की वजह से और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है रुकना चाहिए। जो सच में लेना चाहते हैं वो रुके, और जो केवल इन्वेस्ट के लिए करना चाहते हैं वो भी थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट बचा कर रखें, कठिन समय में काम आएगा। अंकित जी, हमने विश्व की अब तक कई मुद्दों पे चर्चा कर ली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी तरह से तपे हुए हैं, मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में अमेरिका में, और लोग कह रहे हैं कि खासी नाराज़गी उन्हें लेके अमेरिका में है। तो मिड टर्म इलेक्शन में तो वो जीते ना जीते, पावर उनकी सिर्फ कम हो जाएगी, चेहरा तो वही रहने वाले हैं राष्ट्रपति का। मैं जानना ये चाहती हूँ कि ये कब तक ऐसे ही विश्व को परेशान करते रहेंगे, और आगे अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन रहने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं रहेंगे क्योंकि 2 बार से ज़्यादा कोई हो नहीं सकता, लेकिन अगला जो चेहरा होगा वो भी ऐसे ही सनकी तो कोई नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरह। बिल्कुल, आपका देखिए प्रश्न तो बहुत अच्छा है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप को लेके सबसे पहले मैंने मई 2024 में बताया था कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, और जिस दिन से बनेंगे वो व्यक्ति पूरी दुनिया को परेशान करेगा। तो उसने परेशान किया, तो फिलहाल अभी 28 तक तो परेशान करते रहेंगे। जो भी उनका समय काल बचा है 28 तक वो परेशान करते रहेंगे। 28 के बाद वो आ नहीं सकते। कई लोग बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लेंगे 3rd टाइम, तो मैं तो ये कहता हूँ कर भी लें, जिसके चांसेस बहुत कम है, फिर भी नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 2028 के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो काम है वो खत्म। यहाँ से जो अगले प्रेसिडेंट बनेंगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो अभी रिपब्लिकन से हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो नेक्स्ट बनेंगे वो डेमोक्रेटिक से बनेंगी। अच्छा, महिला। अब यूनाइटेड स्टेट को एक फीमेल प्रेसिडेंट मिलेगा 2028 के इलेक्शन में, और आई थिंक 2029 में वो अपना शपथ लेते हैं जनवरी के आसपास। तो यहाँ पर जो बनेंगी, मैं उनका नाम आपको अभी से बता देता हूँ। 26 में बैठे हैं और ये डेमोक्रेटिक से है, और इनको निक नेम AOC के नाम से पूरा US जानता है, और बहुत अच्छा काम कर भी रही हैं। तो यहाँ पर उनका चार्ट हमने बहुत डिटेल में देखा है। तो उनका नाम पूरा है अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज, AOC। ये नाम और ये क्लिप बिल्कुल वैसे ही संभाल के रखना सब लोग, जैसे ममता बनर्जी वाली रखी थी आप लोगों ने। हाँ। ये आप उस टाइम चलाइएगा और ये आप होते हुए देखेंगी। नहीं, पर आपने कैसे उनकी कुंडली देखी है? मैंने उनकी कुंडली देखी है, जो संभावित मुझे कैंडिडेट दिखते हैं उनके चार्ट्स देखे हैं, और US के चार्ट्स के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें अलाइन की हैं। कुंडली की अगर बात करें, अगर कोई लोग डिटेल्ड में देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत निर्धारित होता है, तो मेरे चैनल पे जाके वो डिटेल में उनके चार्ट, बर्थ चार्ट, डिटेल, और मैंने क्या क्या वहाँ पर अपने एनालिसिस किए वो सारा जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा US की अगली प्रेसिडेंट का नाम, जो मैंने आज आपको बताया है। लेकिन ये आप जानते हैं ना कि अभी अगर हम अलेक्जेंड्रिया उनकी बात करें तो वो बहुत पॉपुलर नहीं है, या उनको अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया हो, या अगले उम्मीदवार के तौर पर भी राष्ट्रपति के अमेरिकन उनको देख रहे नहीं है अभी। कोई बात नहीं, देखिए प्रेडिक्शन का तो मज़ा वही है। अगर वो उम्मीदवार घोषित कर दी जाएं, वो इलेक्शन में नॉमिनेशन भर दें, फिर मैं बताऊं, फिर तो वो प्रेडिक्शन नहीं रह जाएगी। प्रेडिक्शन तो वही है जो समय देश काल की सीमाओं से परे हो। तो ये अभी जो काल की सीमा है, समय की सीमा, उससे बहुत परे है, क्योंकि अभी कहीं भी नाम नहीं है। ये किसी ने आज तक अभी तक प्रेडिक्ट नहीं किया है।
तो ये मैं कह रहा हूँ कि पूरा आप समय का इंतज़ार कीजिए, और ज्योतिष यही है जो आपको समय का आभास करा सके, आने वाले इवेंट्स को पिन पॉइंटेड होके बता सके। इसको मैं ये कह के भी छोड़ सकता था डेमोक्रेटिक से होंगी, फीमेल होंगी, बट मैं यहाँ पर पूरा नाम के साथ उनको शेयर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है ये आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसमें चौंकाने वाली अगर कोई भविष्यवाणी है तो ये मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। तो अगला राष्ट्रपति अमेरिका को जो मिलने वाला है वो एक महिला के रूप में मिलेगा, और नाम अंकित जी ने आप लोगों को बता दिया। ये भी रिक्वेस्ट कर लिए कि इस वीडियो को भी आप संभाल करके रखिएगा, जैसे ममता बनर्जी वाले वीडियो को आपने संभाल के रखा था।